जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, POL 201 यानी अपने BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए POL 201 का एक महा मैराथन वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम 2024 और 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। ये एक महा मैराथन वीडियो होने वाला है, तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स आपको ले चलूंगा क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट देखिए, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पहला क्वेश्चन ही आया है था वो कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट्स इन इंडिया, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या प्रारंभ, जब भारत लोकतंत्र बनेगा तभी तो। और भारत लोकतंत्र देश बना, जो डेमोक्रेसी भारत में आई वो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को वो तैयार हो गई थी, वो हुआ। ठीक है, और उसका जो लोकतंत्र का इसका अंगीकरण संविधान का कर लिया गया। तो जो है 26 जनवरी 1950 से, तब से भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया। ठीक है, तो गणतंत्र देश हो गया। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया, क्योंकि उसी समय जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था स्टूडेंट। तो विशेष राज्य का दर्जा किससे दिया गया जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 में, जिसमें वहां पे की व्यवस्था, वहां की सरकार जो होती थी वो 6 साल की, हमारे यहाँ हर राज्य में चुनाव 5 साल में, वहां 6 साल की व्यवस्था थी। और वहां पे कई चीजों का अलग अलग प्रावधान था। ठीक है, वहां पे कोई जमीन नहीं कर सकता था। तो ये सब आर्टिकल 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर को क्या विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था। ठीक है, जिसको जो अभी की गवर्नमेंट ने खत्म करके वहां पे सबके लिए उसको भारत के और राज्यों की तरफ उसको सामान्य राज्य बना दिया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी यानी जो टेम्पोररी चेयरमैन कौन था, प्रो टेम्पो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो टॉकिंग अबाउट कि हु आर द प्रो टेम्पो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो जो थे, तो उनको मैं आपको बता देना चाहूँ कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जिसको प्रो टेम्पो बोला गया है तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन था, ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी को ये प्रो टेम्पो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आपको स्टूडेंट कुछ और बातें हमेशा की तरह बताऊंगा। टोटल अगर पूछा जाएगा तो 299 सदस्य थे। कितने थे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 सदस्य थे। और दूसरी पॉइंट बताना चाहूंगा कि कितने दिन में तैयार हुआ, तो ये भी नोट करिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान हमारा जो है वो बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और इसके शिल्पकर्ता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो ऑप्शन है ना, देखिए अब और ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये इसके शिल्पकर्ता यानी ड्राफ्ट को तैयार करने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और जो परमानेंट अध्यक्ष था ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो ऑप्शन ए दे रहा है ये टेम्पोररी नहीं थे, ये परमानेंट थे। और ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, ये प्रिपेयर किया। ठीक है, ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। तो 26 नवंबर 1950 को राष्ट्र को समर्पित किया गया वो जो संविधान बना के, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बन गया, लागू कर लिया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो जो 5 ईयर प्लान होता है ना, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ 1951 में। 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान चला था। दूसरा 5 ईयर प्लान स्टूडेंट बात करें तो 56 से 61, और तीसरा भी नोट करिएगा, ये तो लगातार थी, तो लगातार थे 61 से 65। लेकिन जो चौथा आया था ना वो 65 के बाद 66, 67, 61 से जो हो गया ठीक है, लेकिन 69 से जो स्टूडेंट 61 से 66 के बाद जो चौथा है ना वो 67 68 में नहीं आया, सीधे 69 में आया। 2 साल के गैप के बाद 69 में से 74 तक चौथा चला है। यानी जो 3 तो लगातार आए 5-5 साल बाद, और लेकिन जो चौथा आया वो 69 से 74 के, यानी 1969 से 1974 तक चौथा पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, ये देख लीजिएगा, जरा मुझे लगा कि बता देना चाहिए तो बता दिया आपको। स्टूडेंट छोटी छोटी बातों को आप नोट करेगा। नीति आयोग वाज स्टेब्लिश्ड, कब स्टेब्लिश किया गया, कब इसको किया गया, तो स्टूडेंट इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। स्टूडेंट इसका जो चेयरमैन यानी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होता है। आप नोट कर लीजिएगा, ये अगर पूछा जाता है अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन कब किया गया, तो केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में इसका गठन हुआ। इसका गठन कब किया गया, 1953 में। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख इसकी संस्थापक अध्यक्ष थी। चेयरमैन जो थी तो एस्टेब्लिशिंग चेयरमैन, तो वो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, महिलाओं बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों आप कह सकते हो कि ये जो बनाया गया था, ये महिलाओं बच्चों के कल्याण के स्वैच्छिक संगठनों को मदद एवं बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा, यानी जब जो था पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी उसको संवैधानिक दर्जा कब दे दिया गया? तो 1993 डेट था स्टूडेंट, आपको बता दूं और अच्छे से कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन करके, कौन सा 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में नोट करिएगा क्या हुआ कि एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश आई और 93 में इसको दर्जा दे दिया गया। और किस समिति के सिफारिश पे दर्जा दिया गया? तो लिख लेगा एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में दर्जा दिया गया। ठीक है, सिफारिश 92 में हुई, 93 में इसको दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो जो पंचशील थियरी दिया गया ना, तो पंचशील थियरी है ये विदेश नीति पे है। आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि 1954 में, नोट करिएगा, मैं जरूर आपको पता है, मैं हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें एक दूसरे को अखंडता, संप्रभुता और ये सारी चीजों को ध्यान देने पे ये बनाया गया, जो 5 सालों तक भारत की फॉरेन पॉलिसी का बैकबोन बना रहा, रीढ़ की हड्डी बना रहा। तो ये कैसी पॉलिसी थी? फॉरेन पॉलिसी थी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है, तो जो कह रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस है वो किससे संबंधित है? चुनावी प्रक्रिया है, राजनीतिक दल इसमें शामिल है चुनावी प्रक्रिया में, ये भी है, हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप है, तो सब सही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पॉलिटिकल जो है ये इन सारे चीजों को वो करता है। ठीक है, दिखाता है, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप, ये सारे आता है। अगला करें राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? व्यापक, संक्षिप्त, ये भी दोनों। अरे जब व्यापक होगा, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत व्यापक है भारत का। ठीक है, कंप्रेहेंसिव है, संक्षिप्त और दोनों नहीं है। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों देख के, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक व्यवस्था भारत की संक्षिप्त तो है ही नहीं, बहुत व्यापक है, चरण चरण, जैसे गांव में अलग सिस्टम है, आगे और है, मंत्री है, पार्षद है, सबके चयन करने की प्रक्रिया बनी हुई है पूरा। अच्छा, तो व्यापक है, छोटे स्तर पर चुनाव नहीं खत्म हो जाता भारत में, इसीलिए भारत का चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात देश में हो रही है कि एक ही समय पर सारे चुनाव कराए जाए, जिससे खर्चे कम आए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया। भारतीय संविधान ने क्या व्यवस्था बनाया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, देखिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप भारत के नागरिक हैं तो इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हो तो देन यू शुड मस्ट बी ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं कि लोग दोहरी नागरिकता ले लेते हैं ना, कि भारत के नागरिक हैं, मान लीजिए आप कनाडा के भी नागरिक हो जाए, तो नहीं संभव है। बहुत सारे देश दोहरी नागरिकता देखते हैं, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध संघवाद, जिसको कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म। तो क्वासी फेडरलिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो कह रहा है ये व्यवस्था का लाभ है। इसका क्वासी फेडरलिज्म का क्या है? तो ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण, बिल्कुल सही है। नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, यानी ये भी सही है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग और समन्वय, सब सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि ऑल ऑफ एबव, यानी जो मेरिट है क्वासी फेडरलिज्म की, ये तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव कर देते हैं। गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष। अब गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष की बात करें तो क्या करें, गठबंधन से क्या होता है? तो कमजोर सरकार, जैसे गठबंधन होगा ना तो सरकार के पास पूरा पावर, जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके पास पूरा पावर तो रहता नहीं है, तो दूसरे से अपना दल को जोड़ लेती है और सरकार तो बना लेती है। लेकिन अब तालमेल मुद्दों पे या जो काम करना है उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कि एक दल नाराज हो जाएगा तो क्या होगा, तो इससे कमजोर सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सरकारों में स्थायित्व यानी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी, ये भी सही है। राष्ट्रीय एकता को हानि भी पहुंच सकती है, बिल्कुल पहुंच सकती है। ऐसे पार्टी से सरकार बना लीजिए जो आपके हित का ही ना ख्याल रखे, भले उसके पास 2-4 सीटें हो और आप उससे जाके गठबंधन करके बैठे हो, तो ये गलत है। तो इससे उपयुक्त सभी, तो गठबंधन राजनीति का ये जो हानि है ना, ये सारी इसके निगेटिव नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, याद रख लीजिएगा। गठबंधन सरकार कितने प्रकार होते हैं? देखिए अब गठबंधन सरकार के हम भारत में बात करेंगे स्टूडेंट, तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और 2 प्रकार क्या होते हैं? एक आंतरिक और एक वाह। 2 गठबंधन होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक वाह होता है। ठीक है, जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल आप बोलते हो। दल प्रणाली आवश्यक है किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। देखिए भैया, जब तक पार्टियां नहीं होंगी तो कैसे, जब तक इंसान के पास अलग अलग पार्टियों के चुनने का ऑप्शन नहीं रहेगा, हम एक बेहतरीन पार्टी कैसे चुन पाएंगे? अगर कोई कहे कि बस एक ही दल रहेगा भारत में, वही चुनाव लड़ेगा, वही जीतेगा, 2 ही दल, भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अलग अलग दल अपना बना सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर। तो लोकतंत्र के लिए दल प्रणाली जो है, पार्टी सिस्टम, वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा है। सीपीआई का संक्षिप्त रूप है, तो ये तो आप जानते हैं, इसके अध्यक्ष जो इसमें जुड़े हुए थे सीताराम येचुरी। सीपीआई मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, ये आप जानते होंगे सीपीआई से जुड़े हुए क्या हैं, और ये लोग जो है मार्क्स के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, मार्क्स को सिद्धांत को ये लोग मानते हैं, कम्युनिस्ट। अब बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दल प्रणाली अस्तित्व में है?
भारत में, सॉरी इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है? तो इंडिया में वही बताया, बहुदल। इससे पहले ही वही डिस्कस किया कि मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में चलता है। ये नहीं कि एक ही दल नहीं है, दुइये दल नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, कॉमन और डेमोक्रेटिक और ऐसे होते हैं ना, दो होते हैं, अरिस्टो या डेमोक्रेटिक। तो ऐसा नहीं है, भारत में कई सारे दल चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुदलीय है। जबकि अमेरिका में कई जगह दो दल ही, प्रमुख दो दल में ही चुनाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, वो लोकतंत्र का है कि स्थानीय स्तर पे, छोटे स्तर पे गांव का अलग चुनाव, शहरों में पार्षद का चुनाव, फिर ये तो ये सब क्या है, स्थानीय स्वशासन का चुनाव जो होता है ना, लोकतंत्र वाली व्यवस्था में ही होता है, छोटे छोटे स्तरों पे, ठीक है। गांव में जैसे आप छोटे स्तर पे गांव है, फिर ब्लॉक लेवल पे चुनाव, फिर जिला पंचायत, फिर आपका विधायक, फिर आप समझते हैं ना। तो इस तरह से सब आप समझ सकते हो, ठीक है। सांसद, एमपी, तब जाके बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव में मतलब होता है। तो छोटे से बड़े लेवल की प्रणाली डेमोक्रेसी में होती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है? तो इस समय जानते हैं स्टूडेंट, इस समय आरक्षण प्रतिशत की बात करें तो पंचायती राज में 33% है। यानी अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, आपको पता तो आंसर चल जाएगा, लेकिन 73वां संविधान संशोधन में स्टूडेंट्स, जो 73rd वाला अमेंडमेंट था, जो इसमें क्या किया गया, प्रारंभ 1992 में 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था, सुधार, अमेंडमेंट मतलब सुधार ही होता है स्टूडेंट, तो 1992 में हुआ। तो उसमें 33% महिलाओं के लिए सीटों की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन कई राज्य, ये भी जानिए, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे महिलाओं को 50% दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया? 50% दिया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर दिया गया कुछ राज्यों में। लेकिन भारत की बात करा तो भारत में 33 है अधिकांश राज्यों में, ठीक है। और 33 बनाया राज्यों ने अपनी जो पावर का यूज करके उसको 50% तक भी किया है। लेकिन भारत की बात करा तो 33% यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, जिला का एक सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है। डीएम से छोटा दूसरे नंबर का एसडीएम होता है। फिर नगर आयुक्त होते हैं, ठीक है, जिसको कमिश्नर आप बोलते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई स्टूडेंट। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति भी 1957 में हुई और इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया 24 नवंबर को। नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 24 नवंबर का दिन था और साल था 24 नवंबर। जो ईयर था वो आपका 1957 ही था। इसी ईयर में गठन भी किया गया और इसी ईयर में 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। और इसको लागू किया गया स्टूडेंट 58 में। लागू कब किया गया? 58 में। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट, इसका गठन 57 में इसने रिपोर्ट सौंप दी। और इसने क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद ने मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। और 1959 में नेहरू ने पहली त्रिस्तरीय पंचायत का क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत का नेहरू ने उद्घाटन किया। और आपको बताया, त्रिस्तरीय पंचायत को अपनाने वाला, मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी को अपनाने वाला पहला राज्य स्टूडेंट राजस्थान है। इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। 1965 में विमान, जब भारत का युद्ध हो रहा था पड़ोसी देश से, तब इनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी बलवंत राय मेहता की। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। तो नगर पंचायत प्रणाली से, किससे? नगर पंचायत व्यवस्था, नगर पंचायत सिस्टम से 73वां संविधान संशोधन की बात करें, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जो पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट बात करें तो इसमें राज्य प्रणाली के रूप में ग्राम सभा की स्थापना या परिकल्पना की गई। इसी में राज्य प्रणाली के रूप में ग्राम सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई। और इसने बताया कि 5 साल में चुनाव इनके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना कब हुई? स्टूडेंट देखिए, गोरखपुर में म्युनिसिपैलिटी तो बहुत पहले से थी, बहुत काफी पहले से, ठीक है। 1900 आप बात करें कि बहुत काफी पहले से थी। देखिए, अब जो गोरखपुर में था स्टूडेंट, हम बात बताएं कि एसी होल में जो पहले आईसीएस थे वो क्या थे, ठीक है। और वो गोरखपुर में जब म्युनिसिपैलिटी का स्थापना हुआ तो एसी होम, जो उस समय आईसीएस थे, वो इसके अध्यक्ष और मोहम्मद इस्लाम और एडी यानी अयोध्या दास, जो हम एडी मॉल है ना गोरखपुर में सोचते हैं, उन्हीं का है, उन्हीं के। तो ये पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अयोध्या दास का गोरखपुर में बहुत प्रभाव था। जैसा कि हम सब लोग गोरखपुर से हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, अगल बगल के भी होंगे तो जानते होंगे। तो पहले गोरखपुर के जो ये नगर निगम था ना, इसका नाम पहले अमनो अमन था, ठीक है। और बहुत पहले इसमें म्युनिसिपैलिटी की स्थापना की गई। अब बाद में, ठीक है, नगर पालिका की स्थापना इसमें हो गई थी 1869 में, सॉरी नगर पालिका की। और बाद में बात करें स्टूडेंट
कि मतलब एसी होल्म ने कर दी थी, ठीक है। बाद में जो बात करें कि इसको दर्जा दे दिया गया नगर निगम का, तो स्टूडेंट 1994 में दर्जा मिला है, और ये जो अधिनियम है वो 1989 का हो सकता है, ठीक है। इसमें हम बहुत श्योर नहीं है, लेकिन हमको सारे यही लगा कि ये 1989 का अधिनियम द्वारा ही किया गया है, ठीक है। लेकिन गोरखपुर में जो बात करें म्युनिसिपैलिटी बहुत पुराना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 1869 में ही माना जाता है कि स्थापना करके रोहिड़ और नदी और राप्ती नदी के थ्रू जल सप्लाई का काम यहां से शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है। इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन स्टूडेंट आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप खुद जाके चेक करेगा, इसमें से ये सारे आंसर ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसमें 11वीं 12वीं 6वीं और 5वीं लिखा है, लेकिन कृषि जानते हैं 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है, और इसका विषय राज्य को दिया गया, यानी कृषि पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन अनुबंध कृषि पे जो है वो कानून केंद्र सरकार बना सकता है। तो 7वीं अनुसूची के दूसरी उपसूची में है, 7वीं अनुसूची सही होगा, 7वीं अनुसूची के दूसरे उपसूची में कृषि संबंधी है, आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 7वीं अनुसूची होनी चाहिए थी, तो 7वीं अनुसूची की भी दूसरी उपसूची में इसको रखा गया है, ठीक है, कृषि को रखा गया है। आप समझिए, ये गलत ऑप्शन आया था, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को इस पर नंबर दे दिए गए होंगे। पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, अब पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है? गांव, शहर, जिला, खंड। तो स्टूडेंट अगर पंचायत कमेटी की बात करें या पंचायत समिति की बात करें, तो इसका जो होता है वो क्षेत्र क्या होता है? इसको खंड बोलते हैं, ब्लॉक जो होता है ब्लॉक तक होता है, ठीक है ना। जैसे गोरखपुर में बहुत सारे ब्लॉक हैं स्टूडेंट्स आपके, जैसे सरदार नगर ब्लॉक है, चरगावा ब्लॉक है आपका, तो इस तरह से कई सारे ब्लॉक हैं, और पंचायत कमेटी का जो क्षेत्र होता है ना वो ब्लॉक तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6, 7, 8 गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, 10, 12 गांव भी हो सकते हैं स्टूडेंट, ऊपर भी हो सकते हैं। दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह की बात करें यानी प्रेशर ग्रुप कौन से तरीके नहीं अपनाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये राजनीति से संबंधित नहीं होते, यानी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से ये संबंधित होते हैं, यानी ये राजनीति में तो भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति की सारी गतिविधियों से ये संबंधित होते हैं। ये लॉबिंग करते हैं, ये संगोष्ठी करते हैं, बैठक करते हैं, वार्ता करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मतलब माहौल बनाते हैं प्रेशर में अपने, लेकिन ये खुद नहीं चुनाव लड़ते हैं। तो ये लॉबिंग कमिटी, जो लॉबिंग या प्रेशर ग्रुप जो होता है, ये सारा काम करता है, ये वार्ता, प्रचार, प्रसार ये सब करते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, इस बात को आप समझिए। यानी ये चुनाव से नहीं संबंधित होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। राजनीति से संबंधित नहीं है, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है, ये माहौल बना देते हैं किसी के पक्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलमंड और पावेल ने के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो जो अब स्टूडेंट बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आलमंड एंड पावेल्स क्लासिफिकेशन, तो आलमंड और पावेल ने 3 चीजों का जिक्र ही किया है स्टूडेंट, और वो तीनों क्या है? पहले इन्होंने बात की है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप यानी स्थानक इसकी बात की है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, संस्थानात्मक दबाव समूह की, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, सामुदायिक दबाव की, और नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप की भी बात की है। तो किसकी बात नहीं की है? सुरक्षा समूह यानी सिक्योरिटी ग्रुप की बात नहीं की है। तो ये इसकी बात, ये जो है आलमंड और पावेल अपने क्लासिफिकेशन में नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा मूविंग टू द क्वेश्चन 28, ये कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप अडॉप्ट विच मींस टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट, यानी प्रेशर ग्रुप कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे अपने हितों की पूर्ति करते हैं? तो वो देखिए, ये संवैधानिक तरीका अपनाते हैं स्टूडेंट, गैर संवैधानिक नहीं अपनाते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, कहते हैं ना चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो बैठकें, चर्चाएं, लॉबिंग ये सब करते हैं, ठीक है। किसी को मनोमित करते हैं, पद का प्रस्ताव करते हैं, धरना देते हैं, सारा काम करते हैं, और ये संविधान के अंदर रह के करते हैं, गैर संवैधानिक काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ? तो देखिए, भारत की पहली महिला संगठन का गठन, ईयर बताता हूं स्टूडेंट, नोट पहले करिएगा, 1917 में। अब जो जगह था वो भी बता रहा हूं, मद्रास में। कहां पे हुआ था? 1917 में मद्रास में हुआ स्टूडेंट। और मद्रास का एक जगह था अड़यार में, इसकी स्थापना की गई। उसकी स्थापना किसने की? याद करिएगा, नाम जरूर नोट करिए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, मार्गरेट कजिंस ने, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिंस और जीन राजा दास ने किया। जीन राजा दास ने, इन तीनों ने मिलकर महिला संघ का गठन किया, ठीक है। और ये महिला के हितों और उन सब चीजों पे ध्यान देने के लिए इसको किया गया मद्रास में। मतदान व्यवहार किसका स्वरूप है? किसका रूप, यानी वोटिंग बिहेवियर किसका है? तो ये सामाजिक व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, ठीक है। ये कैसा है? वोटिंग बिहेवियर इज फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार है, ठीक है।
स्टूडेंट एक करेक्शन कर देता हूं आपको कि यहाँ पे मतदान व्यवहार यानी मतदान कैसे करना है, किसको डालना है, क्या करना है, तो ये सोशल ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट। सॉरी अगर मैंने गलती में आपको बोल दिया, इसको सोशल ग्रुप कर लीजिए तुरंत यहीं पे पहले, अभी रुक के, ठीक है। तो ये सोशल बिहेवियर है कि किसको चुनना है, कैसा इंटरेस्ट है कैंडिडेट का, नेसेसरी ये कहता है कि बिहेवियर विद पॉलिटिकल ये जो कहता है कि दे आर मतलब वोटिंग करने के लिए एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कि सेफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल और वोटर्स एटीट्यूड, ठीक है। तो इसमें सोशल फैक्टर्स, ये सोशल बिहेवियर्स है, सामाजिक की कैसे वोट करना है, कैसे चुना है, तो आपका सामाजिक गुण है, ये पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें चुनाव का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट उसको सेफोलॉजी कहते हैं, जिसमें चुनाव के एक्चुअली इसमें चुनाव प्रक्रिया में इसमें चुनाव परिणाम के नतीजों का क्वांटिटेटिव संख्यात्मक जिस तरह से होता है निष्कर्ष निकाला जाता है, स्टडी की जाती है, चुनाव परिणामों का क्वांटिटेटिव स्टडी इसमें किया जाता है, इसको सेफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक क्वालिटेटिव होता है जिसमें गुणात्मक होता है, और ये मात्रात्मक स्टडी की जाती है, ठीक है। चुनाव परिणामों की कितना से हार हुआ, कितने से जीत हुई, कितना कम रहा, किस जगह कितना वोट पड़ा, किस जगह महिलाओं ने वोट नहीं डाला, ये सारे चीजों का जो कैलकुलेशन है वो सेफोलॉजी में होता है। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व है वर्ग, धर्म, जाति, ये सबसे तय होता है कि कौन किस धर्म होता है ना, वोट डाल जाता है हम इस जाति के, हम इस पे वोट दे देंगे, तो इस सारे से मतदान व्यवहार प्रभावित होता है, वर्ग से, जाति से, धर्म से, लोग इसके चक्कर में दे देते हैं, जबकि अपने दिमाग और विवेक का इस्तेमाल करके एक अच्छे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। जाति धर्म में बटकर वोट नहीं देना चाहिए, जो अच्छा काम करे, कोई भी हो, कुछ भी हो, उसके लिए वोटिंग करनी चाहिए। भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, तो इसमें स्टूडेंट भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ की बात करें तो इसमें योगेंद्र यादव ने किया, ऐसा हो सकता है। इसमें आप जरा इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति कास्टा वर्ड से हुई है, कास्टा CASTA, जो वर्ड भी बता दे रहा हूं किस वर्ड से, अगले बार वर्ड दे देगा, तो कास्टा वर्ड से हुई है स्टूडेंट, जो स्पेनिश और पुर्तगीज वर्ड है, जो क्या है स्पेनिश और पुर्तगीज वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्पेनिश एंड पुर्तगीज में ऑप्शन बी, स्पेनिश एंड पुर्तगीज वर्ड कास्ट जो है कास्टा से है। अगला क्वेश्चन है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी इंडिया डिक्लेयर्ड सेकुलर स्टेट, तो 1976 में भारत को सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है। इसके प्रेलम्बल में जोड़ दिया गया सेकुलर शब्द बाद में, ये हमारा संविधान तैयार हुआ तो नहीं था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय के बाद इसमें जबरदस्ती इसको जोड़ा गया है, ठीक है। सेकुलर शब्द को भारत में धर्मनिरपेक्ष इसको भारत में जोड़ दिया गया, ठीक है। जबरदस्ती ने मतलब संविधान में रख के, लेकिन ये अब ये संविधान की प्रस्तावना जोड़ दिया जिसको अब अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला है अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में स्टूडेंट बात करें 705 है से अधिक है, तो हम 700 से अधिक जाएंगे, 705 से अधिक है, ठीक है। 700 से 800 तो दिया नहीं, 705 से अधिक है। 30 राज्यों में 8.6% क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां कितनी है 8.5% है। 2021 के आसपास की जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें 705 अनुसूचित क्या है, 705 संख्या में नहीं है, ये इनके जो जनजाति है उनके प्रकार है, 700 आप समझिए 705 से अधिक प्रकार की जनजातियों के प्रकार है, ना कि उनकी संख्या तो करोड़ों में है, ठीक है। तो आप ये समझिए वो पूछा कि कितने प्रकार की हैं, ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो देखिए ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास को कितना है, तो अदर बैकवर्ड क्लास को भारत में 26% रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन अभी मौजूदा जो समझा देता हूं स्टूडेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, तो इसमें ओबीसी को 27, जो 16% दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें ये जो 16 नहीं, इसमें कह रहा है ओबीसी को 27, एससी को 15% के आसपास और एसटी को 7.5%, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो ओबीसी को 27, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जा रहा है। बाकी कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से बदलाव भी कर दिया, जैसे बहुत सारे देश, जैसे बहुत सारे राज्य जैसे बिहार ने उसमें कर दिया और लोगों का भी बढ़ा दिया है। हम यहाँ पे भारत से की बात कर रहे हैं, इसलिए भारत को ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव संबंधित है स्टूडेंट, भारतीय, तो इसमें मैं आपको बता दूं 324 से 329 जो आर्टिकल 324 से 329, ये जो संविधान का भाग 15वां भाग है के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव सम्मिलित हैं, भाग 15 में है, ये भी याद रखिएगा, कभी भाग ही दे देगा। अब बोल रहा है एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम यानी जो होते हैं मताधिकार व्यवस्था, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए वयस्क मताधिकार की बात इसमें अनुच्छेद
326 में, यानी जब जो 18+ हो गया उसको वोटिंग राइट का बात किया गया, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात है इसमें इंडिया में, तो आर्टिकल 326 इसकी बात करता है, उनको वोट देने का अधिकार देता है। अलगाव की राजनीति कहाँ का उदाहरण है स्टूडेंट? अलगाव की राजनीति का मुद्दा जानते हैं कहाँ गरमा गया? कश्मीर में गरमाया हुआ था जब तक आर्टिकल 376 था। जैसे महमूदा मुर्फी सॉरी जैसे ये जो यहाँ पे कश्मीर में मैं बताना चाहूंगा, जैसे पीडीपी की पार्टी थी, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टियां थी, तो यहाँ अलगाववादी का ये थी, ये बार बार जो भारत की विरोधी ताकतें उनसे बात करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती थी, और इन्हीं का शासन कश्मीर में चल रहा था। और 370 के साथ कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को रद्द करके कश्मीर से अलग राज्य नहीं, भारत के एक सामान्य राज्य की तरह उसका व्यवस्था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ कब हुआ, यानी कब से माना जाता है। तो भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ जो है वो 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। ठीक है, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हमें गणतांत्रिक देश बने। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो स्टूडेंट जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले जान लेना पड़ेगा आपको योजना आयोग की स्थापना। स्टूडेंट्स, योजना आयोग ये पंचवर्षीय योजनाएं चलाता है। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। तो पहली बात, अगर इसमें क्या हुआ, तो अगर इस ऑप्शन में है तो इसमें योजना आयोग की स्थापना हुई। नोट कर लीजिए, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना के बाद शुरुआत 1951 में योजना आयोग जो है इस ऑप्शन में योजना आयोग लागू हो गया। नोट करते चलेगा स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें ही पेपर में आपको अच्छे नंबर दिलाती हैं। ठीक है, और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो पहले 1950 फिर से नोट करेगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। 1951 में क्या हुआ, योजना आयोग की शुरुआत हो गई, स्थापना के बाद लागू हो गया, कार्य करने में मतलब सुचारू रूप से तैयार हो गया। ठीक है, और जब अब प्रथम पंचवर्षीय योजना आ रही है आपकी इसी साल 1951 से 1956 के बीच, तो इसी साल योजना आयोग शुरू भी कर रहा है और इसी वर्ष स्टूडेंट जो ऑप्शन आपका ए है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 5 से लेकर और 51 से लेकर 56 तक ये कार्य कर रही है। ठीक है, तो 51 से लेके 56 तक ये चली। ठीक है, तो इसको ये योजना अब अगर पूछ देता है स्टूडेंट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो स्टूडेंट आप बता दीजिएगा कि ये योजना USSR यानी जो रसिया के हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचशील थियरी इज कंसर्निंग टू, यानी पंचशील सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जब हम पंचशील के सिद्धांत की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पंचशील सिद्धांत जो है 1954 में लागू हुआ और यह भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है। ये विशेष विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत इसको लागू किया गया 1954 में। अगर कब लागू हुआ और किस किस देशों के बीच में है, तो 1954 में भारत और चीन के बीच। ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता, सम्मान, सहयोग, अहिंसा, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना इसमें शामिल होता है। तो विदेश नीति का ये हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं वो भी नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिकल प्रोसेस इज रिलेटेड टू, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। तो राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस तो कर चुनाव से, राजनीतिक दल से, इंटरेस्ट ग्रुप से, इन सभी से। ठीक है, तो स्टूडेंट राइट आंसर है कि इन सब से जुड़ी हुई है। राजनीतिक प्रक्रिया जो है पॉलिटिक्स में ये सब कुछ समाहित होता है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा तो आप इसको स्लो करके देखिएगा। ठीक है, और मैं क्योंकि कभी कभी हम टाइम वीडियो बड़ा होता है तो टाइम मैनेज करने के लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट हम कर देते हैं, तो आप उसको स्लो करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है से संबंधित है, यानी कौन सा आर्टिकल जो है वो पर्टेनिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपातकाल की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है। तो स्टूडेंट मैं जो बातें बताऊंगा आप इसको भी बहुत ध्यान से आज समझ लीजिएगा कि देखिए आपातकाल के बारे में 2-3 आर्टिकल बात करते हैं। पहले आप जान लीजिए आर्टिकल 352, नोट करते चलेगा, इसके बारे में जो बताऊंगा नोट करिएगा।
352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ये किसकी? नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई जाती है, जो इंदिरा गांधी के समय लगाई गई, तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू हो जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है 352। 356 है, ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में अच्छे से काम न कर पाते हैं और कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है राज्य का, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। तो ये आर्टिकल 356 इसकी व्यवस्था करता है। 356 जो यहाँ पे आपका लिखा है, तो ये क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है। और एक और लगता है 360। 3 तरह के आपातकाल हैं, जो आर्टिकल 360 में जिसका जिक्र है, यह वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे जो हमको तीनों में से जो भी मिलेगा वो लिखा है आपातकाल व्यवस्था, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, और 356 राष्ट्रपति शासन है, जो राज्यों में लगाया जाता है। तो यहाँ पे 356 हमारा राइट होगा, लेकिन 352, 356 और 360 इसकी बात करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? तो स्टूडेंट, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है गठबंधन राजनीति यानी कोलिशन गवर्नमेंट या कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में पूछना चाह रहा है, तो कि ये राजनीति कितने प्रकार की होती है, यानी गठबंधन राजनीति कितने प्रकार की होती है, ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट, कोलाइजन गवर्नमेंट जो होता है वो 2 प्रकार से काम करता है। ठीक है, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। जो गठबंधन की राजनीति होती है 2 प्रकार की, आंतरिक गठबंधन और बाहरी गठबंधन। ठीक है, तो 2 प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 टाइप्स। कोलाइशन जो होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो 2 तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसंघीय का लाभ है, यानी अर्धसंघीय जो गवर्नमेंट है उसका क्या लाभ है? क्वाजी फेडरलिज्म की बात कर रहा है। तो क्वाजी फेडरलिज्म यानी अर्धसंघी जो अर्धसंघी जो राष्ट्र होता है उसके क्या लाभ हैं? तो कह रहा है राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग और समन्वय, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, ये डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा, कि जो क्वाजी, जैसे भारत एक क्वाजी फेडरलिस्ट कंट्री है, ठीक है, और संघ राष्ट्र में, ठीक है, तो ये क्या कहता है? क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब जो होता है अर्धसंघी राष्ट्र, संघ राष्ट्र में शक्ति राज्य और केंद्र में बटी होती है। तो जो, ठीक है, अर्धसंघी राष्ट्र होता है उसमें शक्ति केंद्र और राज्यों में बटी होती है। तो उपरोक्त सभी जो है ये नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग एवं समन्वय, इन सब चीजों का लाभ किसी देश में अगर क्वाजी फेडरलिज्म हो तो उस राष्ट्र को मिलता है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत इसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दल प्रणाली आवश्यक है, पार्टी सिस्टम कहाँ पे आवश्यक है? तो स्टूडेंट, पार्टी सिस्टम लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आवश्यक। जिस देश में डेमोक्रेसी है वहीं पे पार्टी सिस्टम होता है। जहां पे लोकतंत्र नहीं है, अब जहां पे राजशाही तंत्र है, राजा का चल रहा है, तो वहां कोई और पार्टी उसका विरोधी पार्टी नहीं है, वहां पे नहीं चलता है। लोकतंत्र में ही जो है वो पार्टी सिस्टम यानी दल प्रणाली चलता है। भारत में कौन सा राजनीतिक दल है? तो विच पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी किस तरह का राजनीतिक दल वाली प्रणाली भारत में चलती है? एक दलीय व्यवस्था है, मतलब एक ही पार्टी पूरे देश में रहती है। द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, भारत में एक दलीय मतलब एक ही दल सब कुछ लड़ेगा चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो राजतंत्र में हो जाएगा। ठीक है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कितनी जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे बीजेपी भारत में, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारी चुनाव लड़ सकती हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो चुनाव लड़ सकती है। तो बहुदलीय पार्टी सिस्टम है। इसी तरह छोटे चुनाव में भी बहुत सारे लोग लड़ सकते हैं, कुछ लोग अलग से भी निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो ये बहुदलीय व्यवस्था भारत में लागू है। इनमें से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, यानी पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है लोकमत का निर्माण करना, टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, तो ये तो काम है, पहला तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो हमारा कह रहा है कि जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण है, जनता को पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी देना, यह भी है। सत्ताधारी दल के रूप में और विरोधी दल, बिल्कुल जो जिम्मेदारी जिस पार्टी को मिलेगी, अगर वो जीतेगी तो सत्ताधारी बनेगी और हारेगी तो विरोधी दल के रूप में काम करेगी। ठीक है, और संसद में सरकार से प्रश्न उठाएगी, उसके जो चीजें उसे गलत लगेंगी। जनता में धार्मिक भावना का विकास करना, तो स्टूडेंट, धार्मिक भावना का विकास करना जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, ये काम धर्म गुरुओं का है, धार्मिक लोगों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था से संबंधित है, यानी सेल्फ गवर्नेंस जो है वो किस व्यवस्था से संबंधित है? तो ठीक है स्टूडेंट, जो सेल्फ गवर्नेंस है, पंचायत, इसी को पंचायती राज व्यवस्था के भारत में ग्रामीण स्थानीय मतलब ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था भारत में लागू है 24 नवंबर 1957 को। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लोकतंत्र में रहती है, भारत में भी ये लागू है, ठीक है। और ये स्थानीय स्वशासन मतलब ग्रामीण स्तर पर जो है, जो जैसे जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, स्थानीय स्वशासन में ये आते हैं, डेमोक्रेसी में ये शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आई 24 नवंबर 1957 को, 24 नवंबर 1957, नोट करिएगा 24 नवंबर का डेट था, ठीक है। तो 24 नवंबर 1947 में ये किया गया, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को रखा, ठीक है, रिपोर्ट दिया, और ठीक है, और नियुक्ति जब है इनकी जो 24 नवंबर 1957 को दिया था, ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने क्या कर दिया था, प्रस्तुत किया था। लेकिन इस कमेटी को मतलब नियुक्त कब किया गया था? तो नियुक्त जनवरी में ही हो गई थी, 16 जनवरी 1957 की इसकी नियुक्ति हुई, और इसने रिपोर्ट अपनी 24 नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और ये किसकी बात करता है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था की बात, स्थायी स्वशासन की बात को करता है, ठीक है। तो इसने 1957 में ही पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्रामीण स्थायी स्वशासन की प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी, और इस व्यवस्था को इसने रिपोर्ट अपनी 1957 में ही दे दी थी, और इस व्यवस्था को 1992 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1992 में 72वां, नोट करिएगा, अगर पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भारत में कब लागू हुई, तो रिपोर्ट दे दी इसने, लागू करने की सिफारिश कर दी बलवंत मेहता समिति ने 1957 में, बलवंत मेहता इसके अध्यक्ष थे, और ये लागू की गई भारत में 1992 में लागू की गई, और 72वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया, ठीक है, स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति को यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को दी गई, और जिला स्तर पर जिला परिषद को जिम्मेदारियां सौंपी गई, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीजों को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में स्टूडेंट महिलाओं को 33% आरक्षण शुरू में दिया गया था, ठीक है। इस ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो शुरू में 33 दिया गया था। 1992 में, मैंने बताया ना, 1992 में जो है पहले स्थायी स्वशासन की व्यवस्था की गई, 72वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन करके जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ठीक है, 1992 में। और इसमें क्या किया गया, महिलाओं को शुरू में 33% आरक्षण दिया गया, बाद में कुछ राज्य ऐसे हैं, अगर पूछता है बाद में कितना परसेंट आरक्षण हो गया, तो कुछ राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन्होंने महिला आरक्षण को 50% कर दिया है। तो इस समय कितना हो गया है, 50%, बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है। शुरू में 33% की व्यवस्था की गई थी, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले 72वां संविधान संशोधन बताया, फिर अभी आपको 73वां बताया, अब 74वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, यानी किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्यों किया गया? तो 1 जनवरी 1993 में, 92 में आपका 72वां 73वां दोनों किया गया था, और 1993 में 1993 में किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया स्टूडेंट्स। और इस 74वां 1993 में किया गया, और 72वां 73वां 1992 में किया गया था। तो 74वें संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 को किया गया था, इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया, नगर पालिका से ये जुड़ा हुआ है, और इसमें शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा इसमें दे दिया गया। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, नगर पालिका से, शहरी निकाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नगर पालिका से ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाता है? तो स्टूडेंट दबाव समूह के बारे में एक हमने लेक्चर शेयर भी किया था अपने ग्रुप में, आपको एक पीडीएफ अच्छा सा शेयर किया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो दबाव समूह जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, वो कौन सा तरीका नहीं अपनाता, यानी वो क्या नहीं करता है? तो वो लॉबिंग करता है, तो लॉबिंग मतलब लॉबिंग करता है, बिल्कुल करता है। चुनाव लड़ता है, नहीं, चुनाव नहीं लड़ता है, यही काम नहीं करता है। सम्मेलन यानी सभाएं जुटाकर सरकार पे प्रेशर बनाता है, रेल रोको, जाम करो, जैसे हमारे कर्मचारी हैं धरने पे चले जाते हैं, रेलवे का यूनियन है, ये सब दबाव समूह के उदाहरण है। तो दबाव समूह वो समूह होता है जो सरकार पर बाहर से अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार पे दबाव डालता है, ठीक है, और प्रचार का भी सहारा लेता है। तो बस वो क्या नहीं करता है, तो स्टूडेंट ऑप्शन जो आपका बी है, वो चुनाव नहीं लड़ता है, वो बाहर से सरकार पे दबाव बनाता है, ठीक है, अपने एक सामान्य हितों को पूरा करने के लिए वो एक साथ आते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो आमंड और पावेल ने स्टूडेंट दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया, तो उन्होंने 4
प्रेशर ग्रुप की बात की है। तो इसमें एसोसिएशनल ग्रुप आता है, जिसको समुदायक एसोसिएशनल समूह, जिसको समुदायक हम कहते हैं, ठीक है, ये तो इसमें शामिल ही होता है। फिर दूसरा नॉन एसोसिएशनल, गैर समुदायात्मक, ठीक है, इसको संगठनात्मक भी कहते हैं। फिर करा इंस्टीट्यूशनल, संस्थात्मक, ये रहता है। ये तीनों दबाव समूह हैं। एक जो एसोसिएशनल होता है, इसके बारे में पीडीएफ में हमने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया, उसमें आप पढ़िएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस में कौन सा आता है। लेकिन डिफेंस जो ग्रुप है ये दबाव समूह नहीं है, सुरक्षात्मक दबाव समूह कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है। जो चौथे की बात की गई है, जो चौथा दबाव समूह है, इसको सांप्रदायिक दबाव समूह कहा गया है। ये डिफेंस ग्रुप, डिफेंस दबाव समूह नहीं है, ठीक है। तो सुरक्षात्मक समूह जो है ये दबाव समूह नहीं है। इसके ये तीन की बात आर्मंड ने की, और चौथे की जो बात की है उसको एनोमिक कहा है, एनोमिक ग्रुप कहा है। एनोमिक ग्रुप मतलब सांप्रदायिक ग्रुप कहा है, ठीक है। सुरक्षात्मक ग्रुप की बात नहीं हुई है, ऐसा कोई दबाव समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AINTUC, स्टूडेंट यन इसमें यन को कट करिए, यन नहीं है, AITUC इसको कहते हैं, ठीक है। एन गलती से इन्होंने दे दिया है, ऑल, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस तरह का दबाव समूह है? तो स्टूडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ये आप जो ये है, तो ये संगठनात्मक या समुदायात्मक दबाव समूह है। संगठनात्मक या समुदायात्मक दबाव समूह है। तो एसोसिएशनल आपका राइट आंसर हो जाएगा, या इसको ऑर्गेनाइजेशनल भी कहते हैं। कई जगह इसको संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट इसमें संगठन आते हैं, जैसे AITUC इसमें आता है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसमें आता है। NSUI जो छात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छात्र दल है, ABVP, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये बाहर से रह के सरकार पे चुनाव में नहीं रहते हैं, ये पार्टी में नहीं रहते, लेकिन अपनी बातों को सरकार पर, जैसे एक छात्र का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है व्यापारिक मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, और इनका एक लीड ग्रुप होता है जो ये सरकार से अपनी बातें, अपनी हितों की बात मनवाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पर PDF भी हमने डाला हुआ है ग्रुप में, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मतदान व्यवहार किसका स्वरूप है? यानी वोटिंग बिहेवियर इज टाइप ऑफ। तो वोटिंग बिहेवियर किसका स्वरूप है ये पूछना चाह रहा है। तो वोटिंग बिहेवियर जो है स्टूडेंट, वो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर का स्वरूप है। इसको इलेक्टोरल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं, इलेक्टोरल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। वोटिंग बिहेवियर आपका पॉलिटिकल बिहेवियर में एक स्वरूप है, ठीक है। इसमें चुनाव करना, कराना, ये सब चीजें शामिल रहती हैं। अगला क्वेश्चन, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको कहा जाता है। यानी चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है। तो चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन के लिए जो शब्द है उसको सेफोलॉजी कहा जाता है, उसको सेफोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसको सेफोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉर्फोलॉजी तो वर्ड से जुड़ा हुआ होता है, साइकोलॉजी तो विषय है, सोशियोलॉजी भी विषय है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया यानी क्या रिजल्ट आएगा, परिणाम क्यों ऐसा आए, और उसकी वो क्या करता है, घोषणा करता है, और इसकी उम्मीद भी लगाता है। ये अध्ययन, इसमें हम चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी पहले ही वो होता है ना, वो भी घोषणा, वो भी उसका भी अनुमान लगाया जाता है, और क्यों ये पार्टी उतर गई, क्या कमी रह गई, क्यों ये हार गई, इस सब का अध्ययन सेफोलॉजी में किया जाता है। तो याद रखिएगा सेफोलॉजी, पी इसमें साइलेंट है इसलिए इसको सेफोलॉजी पढ़ते हैं। मतदान भी व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व है। यानी जो वोटिंग बिहेवियर किससे तय होता है, तो वर्ग से, जो जिस वर्ग का है वो उसको अपने हित है। धर्म से भी होता है, कई लोग धर्म कहते हैं, हमारे धर्म को कौन सपोर्ट कर रही है पार्टी, तो उसको वोट करेंगे। जाति, लोग जाति पे बट के देते हैं। तो मतदान जो व्यवहार है ये उपयुक्त सभी से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल, ये क्वेश्चन करा दिया था स्टूडेंट, डबल बार PDF में मेंशन है। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नंबर इसका नहीं है, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। भारत में 705 से लेके, एक सर्वे के अनुसार 730 अनुसूचित जनजातियां हैं। 705 भी कहीं मिलेगा, 730 मिलेगा। 730 का जो आंकड़ा आया ये 2022 में PIB के, जो एक संस्था है भारत सरकार की, उसके अनुसार 2022 के अंत तक भारत में 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां। तो 700 से अधिक हमारा ज्यादा सही होगा, 900 से अधिक नहीं, 700 से 750 के बीच में जो है वो सही माना जाएगा। तो 700 से अधिक जो है अनुसूचित जनजातियां हैं, और एग्जैक्ट नंबर में PIB ने बताया 730 के आसपास, 730-32 अनुसूचित जनजातियां हैं। वर्ण व्यवस्था बांटा गया है। तो वर्ण व्यवस्था तो 4 भागों में बटा है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। पठन पाठन का जिम्मा ब्राह्मणों को, रक्षा और नेतृत्व करने का जिम्मेदारी क्षत्रियों को, व्यापार से रिलेटेड सारा काम करने का जिम्मेदारी वैश्य को, और सेवा भाव सत्कार करने का सारा जिम्मेदारी शूद्र व्यवस्था में बांटा गया था। तो 4 में बांटा गया। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है, यानी प्रोविजन कंसर्निंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज।
तो शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ, तो कह रहा है सुरक्षात्मक प्रावधान, विकासात्मक प्रावधान और सकारात्मक, यानी अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रख के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, उनके विकास को ध्यान में रखा गया है, और अफर्मेटिव, जिससे वो उचित दिशा में चले, उनका वो सकारात्मक प्रावधान भी उनके लिए किए गए। तो सारे प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान द्वारा किए गए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मतदाता व्यवस्था निहित है, यानी वयस्क मतदाता व्यवस्था, यानी जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज, कई बार अंग्रेजी नाम देगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसको एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम कहा जाता है। तो ये किस भारत के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो आर्टिकल 326 में इसकी व्यवस्था की गई। 326 में जो है वयस्क मतदाता अधिकार की बात की गई है, उसको दी गई है कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस की व्यवस्था, यानी भारतीय चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ऑप्शन है डायरेक्ट एग्जैक्ट सही आंसर मैं आपको बताता हूं। तो इसकी व्यवस्था 324 से लेके आर्टिकल 329 में की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस यानी चुनावी प्रक्रिया की बात करता है, उसके इसमें इसकी बात करता है। और ये अगर पूछ देता है प्रश्न में कि ये संविधान के किस भाग में आता है 324 से 329, तो ये 15वें भाग में, संविधान के 15वें भाग के 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल में ये समाहित है। तो 15वें भाग में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 61th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये जो आपका है स्टूडेंट, इसी 61वां संविधान संशोधन करके जो मतलब वोट डालने की उम्र थी उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। तो भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मत अधिकार दे दिया गया था, इससे पहले 21 साल में था। तो 61वां संविधान संशोधन करके जो वोट डालने की उम्र है उसको 18 साल तय कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, यानी भारत को सेकुलर स्टेट कब बनाया गया? सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो भारत को कब बनाया गया? तो स्टूडेंट, जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इमरजेंसी के मतलब इमरजेंसी के पीरियड के आसपास ही जो प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी ने, उन्होंने भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को, हम भारत के नागरिक है ये प्रस्तावना है ना, तो वहां पे धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया था। तो वो कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन किया था उन्होंने, और बिना सहमति के, बिना संसद की सहमति के संशोधन कर दिया था इन्होंने 1976 में। कब किया था? 42वां संविधान संशोधन था। और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन था? याद रखिएगा 42, 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप याद रखिएगा। और मूलभूत यानी मौलिक अधिकार आपके 25 से 28 नंबर के आर्टिकल में आते हैं, किस मतलब अनुच्छेद में आपको दिए गए हैं। पूछेगा कि मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार किसमें है, तो 25 से 28 आर्टिकल में, ये भी याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में भारत को सेकुलर स्टेट बनाया गया, जिसमें सभी जो संसद के दल है उसके सामने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था। इमरजेंसी में अपने आप उसको जोड़ दिया गया था सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, ऐसा पूछना चाह रहा है। कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत का जो व्यक्ति है वो किसी धर्म में रह सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, उसको छूट है। तो ये किसमें इसकी प्रावधान की गई है? तो आर्टिकल 25 से 28 इसकी बात करता है। आर्टिकल 25 से 28 इसकी बात करता है स्टूडेंट। और इसी में मैंने आपको बताया था 25 से 28 में ही मौलिक सिद्धांत या मूलभूत अधिकार, ठीक है, मूलभूत मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार भी इसी में है। इसी मूलभूत अधिकार के अंतर्गत ही आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी व्यवस्था की गई है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये प्रश्न अभी बता दिया कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किस धर्म को मानना चाहिए, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं चलेगा। हम अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म का जो हमको पसंद है उसका पालन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने जोर दिया था। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देख के आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा गांधी का सिद्धांत नहीं पढ़ा है। तो महात्मा गांधी ने स्टूडेंट धर्म आधारित राजनीति पे जोर दिया था। लेकिन ये धर्म आधारित राजनीति जो थी उनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम आधारित धर्म नहीं था। उस धर्म का मतलब होता है स्टूडेंट क्या उचित है,
धर्म में हमारे किन किन चीजों को अच्छा बताया गया है, लोगों की मदद करो, दया करो, तो उनका राजनीति जो है वो धर्म आधारित होना चाहिए। धर्म में किसी धर्म में जो वो हिंदू मुस्लिम केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो जो हमारे धर्म में अच्छी बातें की गई हैं उन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो धर्म आधारित राजनीति की बात पर महात्मा गांधी ने जोर दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता संबंधित है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और इसमें हर धर्म को बराबर स्थान दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान है या आपका और सारे देश है तो वो मुस्लिम राष्ट्र है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ईरान नहीं है, वहां पे जो है मुस्लिम को ज्यादा प्रधानता है। ठीक है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो देश है जैसे भारत को बनाया गया है तो इस पे सभी धर्म के लोगों को उचित अधिकार दिए गए हैं जो हमारा संविधान देता है। ठीक है, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से संबंधित है और सभी को पूर्ण छूट दी गई है अपने धर्म का पालन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन गलत है, संबंधित है किसी एक से नहीं, सभी से। अगर इनमें सभी रहता, सभी को बराबर अधिकार से संबंधित है तो ये सही रहता। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत तरीके से प्रिंट आया था, सबको नंबर मिला होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का आधार है। सामाजिक न्याय का क्या आधार है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कर अवसर की समानता, परिणामों की समानता, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक न्याय का जो आधार है स्टूडेंट वो कह रहा है अवसर की समानता। सामाजिक न्याय कब होगा, सोशल जस्टिस होगा जब सबको बराबर मौके मिलेंगे। परिणाम तो आदमी के ऊपर होता है, जिसको मौके मिलेंगे उसके ऊपर है कि वो परिणाम कितना अच्छा ले आएगा। जैसे आपको पढ़ने का मौका मिले, स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई करने का मिले, तो अब कोई उसमें अब जो आप जैसा मेहनत करोगे आपका रिजल्ट वैसा आएगा, लेकिन आपको मौका मिला ना बराबर का, वो इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक न्याय मतलब सबको उचित अवसर मिले। अब परिणाम उसके ऊपर है कि वो कितना मेहनत करके कितना अच्छा परिणाम लाएगा। परिणामों की समानता नहीं होती है। आप कई बार स्टूडेंट्स ए बी दोनों या उपरोक्त सभी देख के सब पे टिक लगा देते हैं, इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से समझना है, अवसर बराबर मिलने चाहिए, वही सामाजिक न्याय है। परिणाम तो आपके ऊपर है कि आप उस अवसर का कितना लाभ उठाते हो। किसने कहा महिला अधिकार ही मानव अधिकार है? तो स्टूडेंट्स, महिला अधिकार ही मानव अधिकार है। ठीक है, ये बात जो है एग्जैक्टली ये महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका इशारा किया है। एग्जैक्टली ये लाइन तो कहीं नहीं कही है, लेकिन इस बात पे जोर दिया है कि महिला के अधिकारों से ही हमारी मानव अधिकार की बात पूरी होती है। ठीक है, ये बात कही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नृजातीय संघर्ष यानी इथेनिक स्ट्रगल, जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है ना, कुकी और मैतेई समुदाय में जो झड़प चल रही थी, तो नृजातीय संघर्ष क्यों होता है? तो धर्म के नाते होता है और भाषा के नाते होता है। तो स्टूडेंट, नृजातीय संघर्ष जो होता है इथेनिक स्ट्रगल, वो धर्म के नाते और भाषा के नाते दोनों के नाते होता है। ठीक है, और मणिपुर में ज्यादातर धर्म के नाते हो रहा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इथेनिक स्ट्रगल रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के आधार पे होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्जातीय समूह के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में जो निर्जातीय यानी इथेनिक ट्राइब है हमारा, उसके लिए क्या प्रावधान है, कितने प्रावधान है, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, प्रावधानों की संख्या तो बहुत निश्चित नहीं की गई, लेकिन 4 प्रमुख प्रावधान निर्जातीय समूह के लिए 4 प्रमुख प्रावधान है। और उसमें क्या क्या है स्टूडेंट, उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज सबके लिए अधिकार बनाए गए हैं, सबके लिए नियम तय किए गए हैं, सबके अधिकारों को अलग अलग की इनको ध्यान देना होगा। ये समाज के पिछड़े लोग हैं, दबे लोग हैं, इनके लिए ध्यान देने की बात की गई, उनके अधिकारों को, उनके चीजों को संरक्षित करने की बात की गई है। तो 4 प्रमुख प्रावधान है और चारों में क्या है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए प्रावधान किए गए हैं। कि जो अगर मान लीजिए जो आदिवासी है उनके लिए क्या है, जो अनुसूचित हैं हमारे समाज में ही है उनके लिए अलग प्रावधान है, उनके लिए उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भाषावाद यानी लिंग्विज्म का कारण क्या है? तो भाषावाद सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, उपयुक्त सभी। तो भाषावाद का ये सब कारण है। भाषावाद सामाजिक कारण, समाज में एक भाषा चले, क्षेत्र इतिहास से चला आया है। भाषावाद मतलब भाषावाद की क्षेत्र क्षेत्र में भाषाएं का क्यों हम दूसरे की भाषाएं सीखें, हम अपनी भाषाएं, मतलब जो जैसे उत्तर भारतीय जो है वो दक्षिण भारतीय जो है उत्तर भारतीयों की भाषाओं को हीन समझते हैं, वो अपनी भाषाओं को ही सुपीरियर समझते हैं। तो इसके सामाजिक कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि हम अपनी भाषाओं को लेकर बहुत सजग हैं या बहुत मतलब अटल हैं, जिद्दी हैं। ऐतिहासिक कारण भी इसमें सम्मिलित है, तो उपरोक्त डी आपका सही आंसर होगा। क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म का कारण क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद का कारण क्या है? तो ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि एक क्षेत्र का अपना राजनीति हो रही है, उसको उसका मतलब हिस्टोरिकल कारण है कि 2 क्षेत्रों में शुरू से लड़ाई होती रही है। तो क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविधता, ये प्रमुख कारण है कि दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग है तो कल्चर अलग है। जैसे उत्तर भारत का कल्चर दक्षिण भारत से बिल्कुल अलग है। तो सांस्कृतिक विविधताएं
प्रकृति प्रदत्त भिन्नता और असमानता, प्रकृति ने किसी समुदाय की तरफ, बस जैसे रेगिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, तो उधर रेत ज्यादा है, उधर फसल कम होती है, तो प्रकृति द्वारा विभिन्नताएं जो बनाई गई हैं वो भी है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी, ये कारण हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जब डी ऑप्शन हो तो हर ऑप्शन को क्वेश्चन पे रख के चेक करना पड़ता है ये सही बैठ रहा है कि नहीं, तब आप आंसर लगाया करिए। सांप्रदायिकता के कारण है, अब जो है कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता क्यों होती है, एक संप्रदाय जैसे होता है ना, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से झड़प क्यों होती है, झगड़ा क्यों होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके जो कारणों की हम बात करते हैं तो 5 प्रमुख कारण है, सांप्रदायिकता के 5 प्रमुख कारणों की बात, कारण तो बहुत हैं लेकिन अगर हम उसको वो करें तो 5 है। पहला धार्मिक मतभेद, दूसरा राजनीतिक शोषण, यानी सांप्रदायिकता क्यों होती है, अगर एक पार्टी विशेष कोई नेता आ जाता है तो दूसरे का शोषण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, धार्मिक मतभेद है, दो संप्रदाय में तो उन लोगों में तनातनी हो जाती है, जैसा कि आप संभल के क्षेत्रों में भी देख रहे हैं हो जा रहा है। फिर कर आर्थिक असमानता, एक वर्ग बहुत अमीर हो गया है और दूसरा वर्ग एकदम गरीब है, तो इसलिए भी होता है, जैसा बांग्लादेश भी सबका ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, तो फिर कह रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं, मारकाट मचा हुआ है दो संप्रदायों के बीच, तो भी सांप्रदायिकता का कारण है। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता, ये भी सांप्रदायिकता का कारण है। तो 5 प्रमुख कारण हैं, बाकी इसके लिए एक नियम नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 है तो 5 मैंने बताए। भ्रष्टाचार का कारण है, अब करप्शन क्यों होता है ये तो आप खुद भी लगा सकते हो। निम्न कोटि का साहित्य, लो लेवल लिटरेचर कह रहा है। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार क्यों होता है, यानी जो यहाँ पे लो निम्न शिक्षा स्तर, राष्ट्रीय छवि, अब्सेंस ऑफ नेशनल कैरेक्टर। तो स्टूडेंट निम्न कोटि साहित्य, यहां कहने का निम्न कोटि साहित्य मतलब जो ठीक है, तो स्टूडेंट निम्न शिक्षा का स्तर, ये तो बिल्कुल है। भ्रष्टाचार होता क्यों है, निम्न शिक्षा का स्तर है तो लोग जानते नहीं है, तो उनको अपने अधिकार नहीं पता है। राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, भ्रष्टाचार में कि आप जान रहे हैं ये सब गलत है लेकिन आपके अंदर कोई ईमान नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र का आपके अंदर अभाव है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर समाहित है, तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। ठीक है, आप जान के भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते हैं। निम्न शिक्षा स्तर है, जागरूकता नहीं है, तो जो भ्रष्टाचारी है वो जो कहता है आप वो करते हैं। ठीक है, आप इसको एक नियम मान लेते हैं, जबकि ये सब गलत है, तो ये सब इसके भ्रष्टाचार के कारण है। किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो स्टूडेंट आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया, इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपका लागू हुआ राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में लागू किया गया। ठीक है, और इसको लागू किया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे, ठीक है, पंडित नेहरू ने, और राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ लागू किया था, तो नागौर में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नागौर में इसको लागू किया था। ठीक है, ओके। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो स्टूडेंट ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो नीति आयोग की, ठीक है, स्थापना जो है 2015 में हुई। ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका अध्यक्ष नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, किसने कहा भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है, ठीक है, किसने कहा भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है, यानी इंडियन फेडरलिज्म इज क्वाजी फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है क्वाजी फेडरलिज्म है, ये स्टेटमेंट दिया था केसी वियर ने, केसी वियर का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो केसी वियर ने ये कहा था, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये एक बार पीसीएस के पेपर में भी पूछा क्वेश्चन है। इसमें 29 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, और ये विषय जो है कृषि, भूमि, पशुपालन, इन सब पे आधारित है। कुल ये 29 विषय हैं। ठीक है, तो 11वीं उसमें जो अनुसूची है इसमें 29 विषय शामिल हैं, और ये जो 29 विषय कब शामिल किए गए स्टूडेंट, 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, और इसमें ही महिलाओं को आरक्षण दी गई थी। इसी 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही 29 विषयों को 11वीं अनुसूची में, मतलब कुल 29 विषय इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने पर हो गए थे। तो ये आप याद रखिएगा। पंचायत समिति क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र है गांव का। ठीक है, पंचायत अगर बस पूछे तो ये गांव का, लेकिन पंचायत समिति जो होता है ये ब्लॉक स्तर पे होता है, और कहीं कहीं तहसील स्तर पे भी होता है। तो अगर आपको तहसील भी मिल जाएगा तो सही है। पंचायत मैंने आपको पहले ही स्टूडेंट बताया था
कि किसमें क्या आता है। जैसे मैंने बताया ही था कि 72वां संविधान संशोधन जब 1992 में किया गया था तो स्थायी स्वशासन, ग्रामीण स्थायी स्वशासन को लागू किया गया था। ठीक है, इसकी सिफारिश 1957 में कर दी गई थी। ठीक है, और तो लागू 92 में हुआ और इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तो प्रखंड मतलब ब्लॉक, ब्लॉक स्तर पर जो है आपका पंचायत समिति था और ये तहसील स्तर पे भी होता है कई जगह, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, ये भी याद रखिएगा। तो जिला परिषद किस पे होता है? जिला स्तर पे होता है। बस पंचायत किस पे होती है? वो ग्रामीण स्तर पे होती है, मतलब गांव के स्तर पे होती है। ये क्वेश्चन हमने करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, यानी एनोनिमस एम्पायर है। एनोनिमस एम्पायर अज्ञात साम्राज्य, यानी प्रेशर ग्रुप, जो दबाव समूह जो सरकार पे दबाव बनाता है वो अज्ञात साम्राज्य है, ये किसने कहा? तो स्टूडेंट ये सैमसंग एडवर्ड फिनर, ऑप्शन ए सैमसंग एडवर्ड फिनर इनका पूरा नाम था। इन्होंने ही कहा था, ये राजनीतिक विश्लेषक थे और विद्वान भी थे। तो इन्होंने कहा था कि जो प्रेशर ग्रुप होता है वो एनोनिमस एम्पायर होता है, यानी अज्ञात साम्राज्य होता है। ठीक है, ये मतलब होता, इसके बारे में जानता कोई नहीं है, ये सत्ता में नहीं होता लेकिन अपना सारा काम ये सरकार से करा लेता है। जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया? ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल, एयूसी, सॉरी टीएयू, ट्राइबल टीएयू इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्राइबल टीएसी, सॉरी टीएसी का जो है जनजाति स्वायत्त परिषद एंड ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है, इसकी स्थापना की जब हम बात करते हैं तो इसको छठवीं अनुसूची में जगह दिया गया है। इसका गठन छठवीं जो अनुसूची के अनुसार किया गया, छठवीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है कि जनजाति स्वायत्त परिषद का गठन किया जाए, छठवीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना, एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी बात की गई है, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल की बात की गई है, साथ ही साथ इसमें एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी बात की गई है। ठीक है, तो छठवीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग का रोकने हेतु कानून लागू किया? स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गलतियां भी हैं ऑप्शंस में। स्टूडेंट जो ध्यान से जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल इन टू प्रिवेंट, जो ला था, ला टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, यानी धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग के रोकने का कानून आया था 1988 में। ऑप्शन दे दिया 1998, जबकि उसको गलती से, ये एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, जहां ऑप्शन पे होगा तो धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग के रोकने का कानून 1998 में 1 सितंबर 1988 में आया था। ठीक है, यहाँ पे 1998 लिखा हुआ है। और एक और कानून था जो 1991 में लागू हुआ, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी पूजा स्थल विशिष्ट प्रावधान लागू की थी सरकार ने कि धार्मिक, ये 1991 में जो लागू हुआ वो पूजा स्थल विशिष्ट प्रावधान लागू किया गया कि धार्मिक, ठीक है, धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम जो है वो 1988 में ही आया है। राइट आंसर 1988 होगा। इसमें ये कहा गया था कि धार्मिक संस्थाओं का राजनीतिक रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता है। और जो 1991 में पूजा स्थल विशेष प्रावधान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, इसमें बोला गया कि कुछ जो स्मारकों को छोड़कर जिसमें था उनके ढांचे पर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, और ये कानून पारित कराया गया था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द्वारा। तो 1988 इसका सही आंसर होगा और 1991 में पूजा स्थल विशिष्ट प्रावधान लागू किया गया था। तो राइट आंसर 1998 होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। 1998 दे दिया, वो गलत छप गया मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किस में मेंशन है? तो स्टूडेंट कल्चरल और एजुकेशनल राइट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले स्टूडेंट्स। आप कहेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर करेगा, आपके शेयर से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियोस टाइम टू टाइम लाते हैं। और स्टूडेंट आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा, क्या सब्जेक्ट का और पेपर आप चाहते हो वो कमेंट करेगा, हम उसको टाइमली ले आएंगे, कोशिश करेंगे कि उसको समय पे ले आए। अगला लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? तो स्टूडेंट घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संसद से पारित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 2005 में पारित कब हुआ है? तो संसद से 2005 में पारित हुआ। ठीक है,
और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। तो लागू ही पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2006 में लागू हुआ। लेकिन पारित कब हुआ था संसद से? 2005 में ही पारित हो गया था। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक। अगर आप महामैराथन चाहते हैं तो महामैराथन कमेंट करके हमें बताइएगा।